चाइना का पसंदीदा ट्रूडो पावर में आ जाता है, कनाडा का प्रधानमंत्री बन जाता है और इस बात की चर्चा वहां की मीडिया के अंदर बहुत तेजी से होने लगती है क्योंकि कनाडा भी एक लोकतांत्रिक देश है। जब बवाल बढ़ जाता है तो ट्रूडो को इसका जवाब भी देना पड़ जाता है। कब तक वो बचता फिरता, मगर जो उनका जवाब था वही बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि इलेक्शन के लिए बहुत सारा डेटा चाइना ने इकट्ठा किया, अपने सिटीजन्स को उसने बोला, मगर ट्रूडो ये कहता है कि जो चाइना ने किया वो नॉर्मल वही काम किया जो डिप्लोमेट्स करते हैं, मतलब इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। अब विपक्ष के हिसाब से तो सब कुछ बुरा है, इसलिए इसकी जांच पड़ताल बढ़ती है और वहां की पब्लिक के अंदर ट्रूडो की इमेज काफी नीचे गिर जाती है। यह बात पिछले 3 साल से चल रही थी, मगर इस साल जाकर चाइना का मुद्दा छोटा हो जाता है और भारत का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। भारत का हालांकि किसी प्रकार का इलेक्शन में कोई इंटरफेरेंस था नहीं, हमारे को क्या पड़ी है किसी में इंटरफेयर करने की, मगर कहा जाता है कि भारत वहां की चुनाव प्रक्रिया में इंटरफेरेंस कर रहा है। चाइना और रशिया के वामपंथी जो देश है वहां के लोग इस बात को समझ नहीं सकते, मगर भारत का हर एक आम आदमी समझ जाता है कि यह जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर पार्टियां यही करती हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यह जो नई कहानी लिखी जा रही है इसके अंदर वामपंथी लोगों का हाथ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि लोकतांत्रिक देश के जो लोग हैं वो कितने ज्यादा बुद्धिमान है और वो चीजों को पकड़ लेते हैं। जो भी ये ड्रामा आप देख रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं हुआ भारत की हिस्ट्री के अंदर। कई सारे अलग अलग देश हैं भारत के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं और भारत का उसके अंदर कोई रोल हो या नहीं, मगर भारत ने कभी जवाब नहीं दिया। मगर इस बार मामला बगड़ गया। ना सिर्फ भारत इस बार ऐसे ऐसे तगड़े जवाब दे रहा है जिसकी कनाडा को या किसी भी डेवलप्ड कंट्री को उम्मीद नहीं थी, बल्कि बात इससे कई गुना आगे बढ़ती जा रही है, दिखाई देती है। आजादी से लेकर 10 साल पहले तक पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, उसकी एक अलग पहचान हुआ करती थी, एक दबंगई हुआ करती थी। अचानक से वो भीगी बिल्ली बन गया। आज पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है, यानी कि जो आतंकवाद वाली इंडस्ट्री है, उसके ताले लग गए हैं, उनके पास में रोटी खाने के लिए पैसे नहीं बचे और आज पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा कहीं कनाडा के साथ में इस प्रकार की कोई बात ना हो जाए। कनाडा की मेन इंडस्ट्री पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्री से अलग है। उनकी मेन इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री और वहां पर भी पाकिस्तान वाली समस्याएं इकट्ठी होती जा रही हैं। सबसे पहले इस बात का जवाब सोचिए कि आप जिस राज्य के अंदर हैं वहां पर जो भी सत्ता वाली पार्टी है, उसके अलावा 2-3 पार्टियां और भी होंगी। अगर इंटरनल सर्वे के अंदर यह सामने आता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो तीसरे चौथे नंबर के ऊपर लड़ाई कर रही है, तो सोचिए कि वो किस हद तक नीचे गिरकर अपनी सत्ता को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। कनाडा में भी यही हाल है। यहां का जो एग्जिट पोल है उसके अंदर 238 सीटें हैं, जिसके अंदर ट्रूडो वाली पार्टी और उनके जो साथी वाली पार्टी है उनको 31-32 सीटें दी जा रही है, यानी उनकी इन चुनाव के अंदर भयंकर पिटाई होनी तय है। देखिए एग्जिट पोल थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, भारत के अंदर थोड़े ज्यादा इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि यहां पर मुद्दे अलग होते हैं, मगर डेवलप्ड कंट्रीज में तकरीबन पता पड़ता है कि थोड़ा बहुत ही अंतर होना है। कनाडा की आधिकारिक चुनाव वाली साइट के हिसाब से उनके वहां पर आम चुनाव 20 अक्टूबर 2025 को होने हैं और हमारे यहां के ये जो सारे कांड हैं वो ठीक 1 साल पहले यानी कि आज भी 21 अक्टूबर 2024 है। केवल 1 साल है ट्रूडो के पास में, उसको जो कुछ करना है, जहां तक जाना है वो गिरे जाए और अपनी सत्ता को बचाए। अब आज के समय ट्रूडो के ऊपर सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाइना का जो ध्यान है वो भारत के ऊपर डालना है ताकि चाइना को फ्री हैंड मिल जाए और वो दोबारा से ट्रूडो के लिए फील्डिंग कर सके। दूसरा फायदा ट्रूडो के लिए यह हो सकता है कि भारत जैसे बड़े और ताकतवर देश को अगर वो अपने लोगों के सामने दिखाए कि मैंने इनकी हिकड़ी निकाल दी, तो उसकी जो इमेज है वो काफी बड़ी हो सकती है। यानी कि चुनाव जीतने के लिए वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है और अपने लोगों का नुकसान कर सकता है। भारत के ऊपर आरोप लगाना, उनके डिप्लोमेट्स को अपने यहां से निकाल देना, बदले के अंदर भारत ने भी उनके डिप्लोमेट्स को यहां से भगा दिया और सीधे तौर के ऊपर ट्रूडो के ऊपर इसका आरोप लगा दिया। इतने बड़े आरोप जितने आज तक केवल पाकिस्तान के ऊपर लगे हैं वो आज कनाडा के ट्रूडो के ऊपर लगे हैं, पूरे कनाडा पर नहीं लगाए। अब ये जो पूरी उछाड़ पछाड़ चल रही है इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत के लोगों को नहीं होने वाला, कनाडा के आम नागरिकों को होने वाला है, क्योंकि पिक्चर अभी आप देखेंगे भारत और कनाडा के बीच में व्यापार काफी ज्यादा है और जितना कनाडा का व्यापार भारत की तरफ से है उतना ही भारत का कनाडा की तरफ दिखाई देता है। ऐसा क्यों बोला? कनाडा और भारत का जो डेटा है वो ये दिखाता है कि कनाडा करीब $4.5 बिलियन भारत को एक्सपोर्ट करता है और भारत तकरीबन $5.5 बिलियन कनाडा को एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट करता है, यानी कि दोनों के अंदर ट्रेड डेफिसिट ज्यादा नहीं है, तकरीबन बराबर के हिस्सेदार हैं। मगर ये बात गलत है। कनाडा के पास एक्सपोर्ट करने के लिए वहां के स्कूल कॉलेज भी है, जहां की वो एजुकेशन एक्सपोर्ट करता है, जिसको भारत और अन्य देश के बच्चे खरीदते हैं। यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी में 31 बिलियन डॉलर का पैसा डालते हैं, जो कि वो अपने देशों से लेकर आते हैं। और सबको पता है कि जो सबसे बड़ा हिस्सा जाता है वो भारत के स्टूडेंट से कनाडा के अंदर जाता है, और उसके बाद में चाइना का नंबर भी आता है। मगर भारत से इतना ज्यादा पैसा कनाडा जा रहा है। जो एक्सपोर्ट हमें 4.5 बिलियन का दिख रहा है कि कनाडा हमें कर रहा है, असल में वो 24 बिलियन डॉलर का है, और बदले में कनाडा के लोग यहां पर केवल 4.5 बिलियन डॉलर ही पैसा डालते हैं। मोटे तौर पर अगर ये मसला बढ़ा तो भारत को अगर 1 रुपए का नुकसान होगा तो कनाडा को 4 रुपए का नुकसान होगा, और कनाडा जैसा छोटा देश, मतलब आबादी के हिसाब से छोटा देश, इसको सह नहीं पाएगा। कनाडा के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने ज्यादा जरूरी हैं कि कनाडा जिसको भी देखो उसको स्टडी वीजा दे देता है, और इसीलिए किसी भी देश के मुकाबले कनाडा का स्टडी वीजा लेना सबसे ज्यादा आसान है, जहां भारत, पाकिस्तान वगैरह कोई भी चले जाता है। यानी कि पाकिस्तान का जो रास्ता है उसी रास्ते तकरीबन कनाडा चल पड़ा है, चाहे अनजाने में ही सही। जैसे पाकिस्तान को आतंकवाद से परेशानी नहीं थी, उसी प्रकार से आज के समय कनाडा को क्राइम की हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को लेने में परेशानी नहीं है, जिसके साइड इफेक्ट कनाडा इस समय भी देख रहा है, फ्यूचर में बढ़ते जाएंगे। भारत का एक कुख्यात आतंकवादी कनाडा के अंदर जाकर नागरिक बन जाता है, और वहां पर उसके दूसरे अपराधियों के साथ कहासुनी हो जाती है। डाटा यह दिखा रहा है कि कनाडा में 2022 के अंदर अपराधियों का जान लेने का औसत 42% तक अधिक बढ़ गया था, जो कि पिछले 10 साल में सबसे अधिक था। यही वो समय है जब वहां पर खालिस्तान रेफरेंडम नाम से एक बीमारी पनप रही थी, और ये कह रहे थे कि हमारे नागरिक भारत के अंदर टुकड़े कर देंगे। मतलब सोचो कि रेफरेंडम कौन कर रहा है, कनाडा के नागरिक कर रहे हैं भारत के लिए। सोचो अगर यहां बैठकर हम लोग रेफरेंडम करें कि कनाडा के अंदर एक कनेडिस्तान बनेगा। जो आरोप ट्रूडो भारत के ऊपर लगा रहे हैं, कोई भी देश उसको देखेगा तो अपना सर पीट लेगा कि भाई तुम्हारे नागरिक भारत का फैसला कर रहे हैं, और यहां पर जो आदमी है उसको भारत ने आतंकवादी बता रखा है, उसका प्रत्यार्पण क्यों नहीं कर रहे, जबकि 26 बार भारत की तरफ से प्रत्यार्पण की कोशिश की जा चुकी थी। पाकिस्तान के किसी भी जगह किसी को दस्त भी लग जाता था तो वो भारत का नाम लेता था। ये उनका एक रवैया बन गया था, और वो रवैया आज के समय कनाडा के अंदर ट्रूडो का बन गया है, जो कि भारत और कनाडा के रिलेशंस के लिए ठीक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई कनाडा से नहीं है। कनाडा तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, मगर वहां पर तीसरे चौथे नंबर पर आने वाली जो पार्टी है और जो उनकी हरकतें हैं, उसका भला हम लोग क्या करें। जो डिप्लोमेटिक मसला है वो तो चल ही रहा है, और इतना बड़ा मसला चल रहा है कि लोगों को भी समझ आ रहा है कि ट्रूडो बड़ा आदमी नहीं है, वो बड़ा वाला आदमी है। ये बात बोलने बिल्कुल भी गलत नहीं है कि भारत का जो मैनेजमेंट एक किसी छोटे मोटे राज्य का है, वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट कनाडा का है। वहां का प्रधानमंत्री यहाँ के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा लोकतांत्रिक हैसियत नहीं रखता, और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है उसकी हैसियत के बारे में तो सब जानते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।